मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियांस हिंदी यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय का गठन और महत्व का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी उसमें कितना क्षेत्राधिकार है और कितनी शक्तियां हैं, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली में है। अनुच्छेद 130 में यही बात लिखा गया है कि दिल्ली में ही सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसके क्षेत्राधिकार क्या क्या हो सकते हैं, आज उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें नंबर 1 पे है उसको कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार का मतलब इसके अधिकार में क्या क्या आते हैं। क्षेत्राधिकार नंबर 1, देखिए प्रारंभिक इसलिए नाम रखा गया है प्रारंभिक क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, यह केवल इसी को यह अधिकार मिला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और अनुच्छेद 131, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है जो केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। क्या क्या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है इसमें? क्या है कि भारत, ठीक है, भारत सरकार तथा ठीक है, भारत सरकार तथा एक से अधिक, एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। मित्रों, अगर जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार और मतलब केंद्र सरकार कह सकते हैं, या एक से अधिक राज्यों के मध्य में अगर कोई विवाद पैदा हो गया कि यह मेरा क्षेत्राधिकार है, यह मेरा क्षेत्राधिकार है, तो उसका कहीं भी फरियौता नहीं होगा। फरियौता मतलब उसका कहीं निर्णय नहीं होगा। वो निर्णय कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगा। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि संघ, ठीक है, संघ का कोई राज्य, संघ का कोई राज्य, ठीक है, संघ का कोई राज्य या अन्य राज्यों के बीच, या अन्य राज्यों के बीच विवाद का निर्णय, ठीक है, विवाद का निर्णय कौन करेगा? मान लीजिए संघ, संघ का मतलब जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगर कोई जैसे रेखा संबंधी विवाद हो गया, नदी संबंधी विवाद हो गया, धन संबंधी विवाद हो गया, कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा यही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। और प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार का मतलब ये है कि भारत में कोई भी अगर राज्य या नदी का झगड़ा हो या पहाड़ों का झगड़ा हो या जैसे कोई भी विवाद होता है दो राज्य आपस में या संघ राज्य के बीच, तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा और इसका निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और यह बात कौन कह रहा है? अनुच्छेद 131 कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। देखिए प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हुआ?
प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि यह संविधान द्वारा जितने भी प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, कौन प्रदत्त मौलिक अधिकार, ठीक, प्रदत्त मौलिक अधिकार किसके द्वारा मिला है? यह संविधान के द्वारा मिला है। तो इस मौलिक अधिकारों में अगर कोई हनन करता है तो आप सीधे, ठीक है, एससी के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, यानी मौलिक अधिकारों का कहीं भी हनन होता है, उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट मत जाइए, जिला में मत जाइए, आप डायरेक्ट जो है कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऐसा जैसे पूरा व्यवस्था है। इसके बाद मित्रों जो तीसरा है उसको कहते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि यह सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं और अपीली क्षेत्राधिकार को मित्रों 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। ये 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला होता है संवैधानिक, संवैधानिक, ठीक है, पहला क्या होता है? संवैधानिक। उसके बाद जो दूसरा है उसका नाम है दीवानी, तीसरा है फौजदारी, और चौथा है विशिष्ट। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह जो अपीली न्यायालय हो, अपीली जो क्षेत्राधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई करता है तो किस किस तरह का होता है? एक होता है संवैधानिक, दूसरा होता है दीवानी, तीसरा होता है फौजदारी और चौथा होता है विशिष्ट। यह अपीली क्षेत्राधिकार 4 प्रकार का होता है। संवैधानिक में क्या है कि अनुच्छेद 132 ये संवैधानिक के अंतर्गत है। अनुच्छेद 132 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार में कहीं भी उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय आता है, उस निर्णय के विरुद्ध में आप अनुच्छेद 132 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसको कहते हैं संवैधानिक। यानी आपने हाई कोर्ट में अगर केस हार गए तो आप क्या करेंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाकर अपील करेंगे। और किसके अंतर्गत अपील करेंगे मित्रों? तो 132 अनुच्छेद 132 के तहत हाई कोर्ट से अगर आप केस हार गए तो जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दीवानी, अनुच्छेद 133, ध्यान रखिएगा मित्रों, अनुच्छेद 133 ठीक वैसे ही है। अब जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट में आप क्या हुआ कि आपका कोई जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। ध्यान रखिएगा, दीवानी का मतलब होता है जमीन संबंधी विवाद, धन संबंधी विवाद, इसमें पारिवारिक संबंधी विवाद भी आ जाता है दीवानी के अंतर्गत। अगर मान लीजिए कि पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, हाई कोर्ट केस चली गई, हाई कोर्ट में आप हार गए तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अगर खेती बाड़ी का झगड़ा है तो दीवानी के अंतर्गत आएगा। अगर आप हाई कोर्ट में हार गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो 133 अनुच्छेद के तहत आप जो है कि यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। फौजदारी का मतलब मित्रों ये होता है, फौजदारी का मतलब लड़ाई झगड़ा से होता है, गोली बंदूक से होता है।
अगर फौजदारी में ये नियमावली है कि फौजदारी का क्या नियम है। फौजदारी का नियम मित्रों ये है कि अगर यह जो अनुच्छेद 134 है, ठीक, 134 में ये हुआ है कि अगर कहीं फौजदारी का मामला है, लड़ाई झगड़ा का मामला है, कहीं जैसे गुंडागर्दी हुई, किसी ने आपको गोली मार दिया, हाई कोर्ट से निर्णय नहीं मिला, तो आप सीधे जाकर सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय शामिल कर देंगे अनुच्छेद 134 के तहत। अब विशिष्ट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट का मतलब ये होता है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर, मित्रों याद रखिएगा, एक सैनिक न्यायालय भी होता है, बाद में बताएंगे, जो केवल जो फौजी होते हैं उनके लिए होता है। सैनिक न्यायालय को छोड़कर, ठीक है, सैनिक न्यायालय को छोड़कर अनुच्छेद, ठीक, 135, अनुच्छेद 135 जो सैनिक न्यायालय को छोड़कर, ठीक है, किसी भी भारत के निर्णय के विरुद्ध यह जो है कि क्या बोलते हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में आप दाखिल कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह अपीली न्यायालय का मतलब यही होता है। 132 का मतलब हाई कोर्ट में 132, 133, 134 और 135, यह चारों जो है कि संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट, यह 4 तरह के अपील क्या बोलते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको इतना अधिकार देता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अनुच्छेद 7 जरूर तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर अनुच्छेद की तैयारी आप रखते हैं, आजकल कंपटीशन में अधिकांश अनुच्छेद के बारे में पूछ दे रहा है, इसलिए इसकी जानकारी रखने के साथ साथ अनुच्छेद की जानकारी रखिए, तो और आपके कंपटीशन के दृष्टि से काफ़ी सरल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, ठीक है, पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। ये पुनर्विचार क्या है? पुनर्विचार का मतलब मित्रों ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी केस का निर्णय दे दिया आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या किया, किसी केस का निर्णय दे दिया, लेकिन उसे लगता है कि हमारे फैसले में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसको क्या लगता है कि हमारे फैसले में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो यह जो है कि संविधान में व्यवस्था है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 137 कहता है, कौन? अनुच्छेद 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के, ठीक है, अपने आदेश या निर्णय पर, अपने आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। पुनर्विचार कर सकती है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 137 क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह पूरा बेकायदे आदेश देता है कि अगर कोई जज इधर उधर निर्णय दे दिया, आदेश दे दिया, तो अपने ही सुनाए गए निर्णय और अपने ही आदेश के विरुद्ध में वह पुनः 137 का प्रयोग करते हुए अपने विचारों में, जो अपने आदेशों में परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद मित्रों आगे और देखेंगे अभिलेखी न्यायालय।
लेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब मित्रों ये होता है कि यह अनुच्छेद 129 अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय आते हैं उसकी कॉपी रखी जाती है और यह माना जाता है कि यह जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिया है यह सभी जगह भारत में सभी जगह वह निर्णय मान्य होंगे। अगर उस निर्णय को कोई नहीं मानता है, ये अनुच्छेद 129 में अभिलेखी न्यायालय यानी कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अगर केंद्र ने निर्णय दे दिया और वही निर्णय मुंबई में अगर उस तरह का कोई केस आता है तो इसी का उदाहरण देकर वह केस को सॉल्व किया जाएगा। यदि उसकी बात अगर कार्यपालिका नहीं मानती है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना लगाकर पुनः उस पर जो है कि कार्यवाही की जा सकती है। तो यही कहा जाता है अभिलेखी न्यायालय। अभिलेखी न्यायालय का मतलब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उसकी सुरक्षित जो प्रतियां हैं भविष्य के लिए रखी जाती है और बताया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग दोनों झगड़ा कर लिए, कोई विवाद हो गया, हाई कोर्ट चला गया, तो हाई कोर्ट का जज देखता है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई आदेश या जजमेंट हुआ है, तो उस 129 अनुच्छेद का प्रयोग वह करके उस कोर्ट की कार्रवाई पुनः कर सकता है। उसके बाद आगे परामर्श, ठीक है, परामर्श संबंधी शक्ति, ठीक है, परामर्श संबंधी शक्ति। अब सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श किसको दे सकता है। अनुच्छेद 143 कहता है, कौन? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, ठीक है, परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है। मित्रों, जैसे राष्ट्रपति को ये लगता है कि हमें कोई जैसे अपने कोई विचार में हमको परिवर्तन करना है या कोई कानून संबंधी चर्चा करना है, तो यह सीधे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को बुलाकर 143 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, राष्ट्रपति जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से यानी मुख्य न्यायाधीश से किसी भी संबंधित में परामर्श कर सकता है। ये शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद और इसमें क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक, ठीक है, पुनर्विलोकन की शक्ति, ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अब न्यायिक पुनर्विलोकन क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे अभी हमने बताया है कि अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 131 और 132, कौन? अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 यह अधिकार देता है कि किसी भी जज को किसी भी मामला को सीधे सीधे अपने यहाँ बुलाकर, ठीक है, यह कह सकता है कि आप इस तरह न करें, या किसी भी राज्य विधानसभा या किसी भी हाई कोर्ट या राज्य सरकार को
यह उसके निर्णय के खिलाफ, जैसे मान लीजिए यूपी में कोई नियम बन गया, उसके निर्णय के खिलाफ डायरेक्ट चाहे तो यह पुनः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय पर रोक लगा सकता है। यही है न्यायिक पुनर्विलोकन। जैसे मान लीजिए राज्य सरकार कोई नियम बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और उस नियम पर अटैक कर दिया, नहीं ये नहीं बनेगा क्योंकि हमारे संविधान के विरुद्ध है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में न्यायिक क्षेत्र में प्रशासन। न्यायिक क्षेत्र में प्रशासन, देखिए न्यायिक क्षेत्र में प्रशासन का मतलब समझ लीजिए क्या है। अनुच्छेद 145 जब पढ़ेंगे, अनुच्छेद 145, कौन, अनुच्छेद 145 जब पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि न्यायिक क्षेत्र में प्रशासन का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, अपने यहाँ जितने बड़े बाबू होते हैं, चपरासी होते हैं, या जो भी उसमें सेवा में काम करने वाले, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनके सारे लोगों को नियुक्ति, ठीक है, सारे लोगों की नियुक्ति यह डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार में लेके सबको कर देता है। सोच लीजिए कितना बड़ा बवाल है कि न्यायिक क्षेत्र में कोई भी वांट नहीं, वांट सार्वजनिक न करते हुए वह चाहे तो गोपनीय वांट निकालकर, ठीक है, अपने लोगों को आराम से भर सकता है। और इसलिए कोई इसमें विशेष रूप से कोई कमेटी नहीं होती, परीक्षा कमेटी नहीं होती कि कोई परीक्षा कराए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज अपने लोगों की नियुक्तियाँ वह खुद करता है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और यह रहा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जितने क्षेत्राधिकार थे, जितनी बातें थी, लगभग आप लोगों को हम बता दिए। और साथ में एक और चीज़ जान लीजिए, ठीक है, जिसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। ये शब्द आप लोगों को कई बार मिले होंगे कई कंपटीशन में, न्यायिक सक्रियता। शायद ये पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। जब आप लोग लिखित अगर दिए होंगे मेंस, तो मेंस में यह प्रश्न कई बार आया है कि न्यायिक सक्रियता क्या है। तो वह भी यहीं पे जान ले कि न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता का मतलब मित्रों ये होता है, न्यायिक सक्रियता न्यायिक सक्रियता का मतलब मित्रों ये होता है कि न्यायिक सक्रियता, जैसे मान लीजिए कि कार्यपालिका विधायिका कोई निर्णय बनाई वो लागू करना चाहती है, या कोई बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे अभी आसाराम बापू था, तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर थे, तो सभी गैंगस्टरों को, ठीक है, कानून के तहत बंद कर दिया गया। न्यायिक सक्रियता हमें समझाने का प्रयास करता है कि भारत में कोई भी हो, भारत में कोई भी हो, कितना भी वीआईपी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, भारत में कोई भी व्यक्ति हो, वह कानून से ऊपर नहीं है, वह कानून से ऊपर नहीं है। ध्यान रखिएगा मित्रों, एक समय था कि जब गृह मंत्री थे कांग्रेस के, तो उस समय अमित शाह जेल में थे। आज अमित शाह गृह मंत्री है, उस व्यक्ति को इन्होंने जेल में डाल दिया है। कहने का मतलब यहाँ सीधा सीधा हमारा ये है कि वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर अभी जैसे लालू प्रसाद यादव की हालात देख लीजिए, कभी उनके समय में कहा जाता था कि मतलब जब तक समोसा में आलू है तब तक बिहार का लालू है, लेकिन थोड़ा बहुत बेचारे गलतियां कम किए, फंसाया अधिक गया, आज भी वह जो है कि जेल की चक्कियां हवा खा रहे हैं। यानी भारत का कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं है, यह न्यायिक सक्रियता समझाने का प्रयास करता है। एक बात और जान लीजिए यहीं पे, जनहित याचिका, जनहित